हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग करियर। आज हम मौद्रिक नीति के उपकरण, इसको इंग्लिश में कहेंगे इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, इनको पढ़ने वाले हैं। तो दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं मौद्रिक नीति के उपकरण? एक मात्रात्मक, दूसरे होते हैं गुणात्मक। ठीक है, तो मात्रात्मक या फिर हम कहें क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या आएंगे? रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, रिजर्व अनुपात जिसमें CRR और SLR आते हैं, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, MSF रेट और SDF, ये आते हैं क्वांटिटेटिव में। वहीं क्वालिटेटिव की बात करें तो सीमांत आवश्यकता, साख राशनिंग, नैतिक दबाव, प्रत्यक्ष कार्रवाई, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इनको एक एक करके हम पढ़ लेते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, जिसमें है पहला पॉइंट रेपो रेट। रेपो रेट क्या होती है? रेपो रेट होती है जिसमें जो वाणिज्यिक बैंक होती हैं वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी देती हैं किसको? RBI को। RBI इसके बदले में लोन देता है कमर्शियल बैंक को। तो यहाँ पर डेफिनेशन इसकी एक बनकर तैयार हुई है कि वाणिज्यिक बैंक को अल्पकालिक अवधि के लिए जिस ब्याज दर पर RBI ऋण देता है उसे रेपो रेट कहा जाता है। अधिकतम 14 दिनों के लिए देगा। कितने? अधिकतम 14 दिनों के लिए। रेपो रेट ज़्यादा होगी तो तरलता कम होगी, जिसको साख सर्जन भी बोलते हैं, ये कम होगी। रेपो रेट अगर कम होगी तो तरलता ज़्यादा होगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो है रिवर्स रेपो रेट, RRR। इसमें क्या होता है? व्यापारिक बैंकों द्वारा अतिरिक्त तरलता को अल्पकाल के लिए RBI के पास जमा करने पर जो ब्याज प्राप्त होता है उसे हम RRR या फिर रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। इसमें क्या होता है कि व्यापारिक बैंकों के पास अब तरलता बहुत ज़्यादा होगी, अतिरिक्त धन हो गया, तो वो अतिरिक्त धन RBI को जमा करेंगे और इसके बदले भी जो व्यापारिक बैंक है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी RBI के पास रखते हैं। ठीक है, और फिर जो RBI है वो इसको ब्याज देगा, इसी को हम RR कहते हैं। अगर RRR ज़्यादा है तो तरलता कम है, और RRR कम है तो तरलता ज़्यादा होगी, लिक्विडिटी ज़्यादा होगी। यही फॉर्मूलेज पूछे जाते हैं एग्ज़ाम के अंदर भी। ठीक है, और इनके फुल फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। OMO का फुल फॉर्म होता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस, खुले बाजार की क्रियाएं। ये क्या होता है? इसमें पॉइंट लिखे हुए हैं, इनको हम पढ़ लेते हैं कि RBI द्वारा गवर्नमेंट सिक्योरिटी का क्रय विक्रय किया जाता है। ठीक है, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी RBI के पास जमा है उनका क्या करेगा? वो सेल करेगा, उनको खरीदेगा। इसे तरलता नियंत्रण के लिए अपनाया जाता है। जो मार्केट में लिक्विडिटी है उसको कंट्रोल करने के लिए अपनाया जाता है। बाजार में अतिरिक्त तरलता को कम करने के लिए भी जो RBI होता है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल कर देता है। तरलता बढ़ाने के लिए RBI गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदता है। ठीक है, फिर लिखा है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है? जो RBI होता है वो गवर्नमेंट, जो कमर्शियल बैंक हैं उनको लोन तो देगा, लेकिन इसके बदले में कमर्शियल बैंक किसी भी प्रकार का कोलेटरल RBI के पास जमा नहीं करती हैं। ठीक है, इसे बैंक रेट कहते हैं और ये दीर्घकाल के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है RBI बिना किसी जमानत पर ऋण देता है। बैंक रेट में बैंक रेट ज़्यादा होगी तो लिक्विडिटी कम होगी, और बैंक रेट कम है तो लिक्विडिटी अधिक होगी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि जो बैंक होती हैं वो दो प्रकार के काम करते हैं बेसिकली। एक एक्सेप्ट डिपॉजिट, दूसरा लेंडिंग लोन, ऋण देना, और पहला क्या है? जमा करना, जमा स्वीकार करना। ठीक है, तो जमा स्वीकार क्या होता है? मांग जमा और समय जमा। मांग जमा और समय जमा। देता लाइबिलिटीज़ होती हैं, इसमें क्या होती हैं? लाइबिलिटीज़ होती हैं। वहीं लैंडिंग लोन देता है, ये बैंकों के लिए क्या होता है? एक एसेट के रूप में काम करता है लैंडिंग लोन। एसेट सर ने किस तरह से एग्जाम्पल देकर समझाया था अच्छे से, आपने वो क्लास की है तो ही ये बेनिफिशियल है आपके लिए। ठीक है, एसेट क्या होती है? जिसकी सहायता से हम धन कमा सकें, वो हमारी परिसंपत्ति होती है। लाइक होम है तो होम के देखो, होम है, लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी की मदद से हम पैसा कमा सकते हैं। हमारे पास नॉलेज है तो हम कहीं भी किसी को नॉलेज देकर, जैसे लाइक टीचर है तो वो टीचर अपना ज्ञान देकर भी पैसा कमा सकता है। पेट्रोल पंप है, कार है, बाइक है, ये सब एसेट होते हैं व्यक्ति के पास। ठीक है, यही एसेट होते हैं। तो लैंडिंग लोन भी RBI के लिए क्या है? एक एसेट के रूप में काम करता है। ये फॉर्मूलेज बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर लिखा है कि डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट को जब हम ऐड करते हैं, दोनों को मिलाते हैं, प्लस करते हैं, तो ग्रॉस डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़ निकल कर आता है, जिसको हम GDTL बोलते हैं। क्या निकल के आता है? ग्रॉस डिमांड टाइम लाइबिलिटीज़। तो यहाँ पर लिखा है ग्रॉस डिमांड टाइम लाइबिलिटीज़ में से हम इंटर बैंकिंग लाइबिलिटीज़ IBL माइनस कर दें तो हमारे पास निकल के आता है नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर लिखा है आपका CRR क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो, नकद आरक्षित अनुपात। ये क्या होता है? किसी बैंक
किसी बैंक लाइक व्यावसायिक बैंक के एनडीटीएल अभी हमने पढ़ा था क्या था, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज का कुछ प्रतिशत भाग, उसका कुछ प्रतिशत भाग होता है क्या, सीआरआर कुछ प्रतिशत भाग होता है जो आरबीआई के पास जमा होता है। इस जमा पर ब्याज नहीं मिलता है और वर्तमान में ये कितना है, 4% है। इसी प्रकार से रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, इसको आप करंटली अगर आप पढ़ रहे हो करंट अफेयर तो आपको पता होगा, नहीं पढ़ रहे हो तो आरबीआई की वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हैं। फिर इसमें हमने क्या बनाया फॉर्मूला, सीआरआर ज़्यादा है तो तरलता कम है, लिक्विडिटी कम है, सीआरआर कम होगा तो तरलता ज़्यादा होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एसएलआर। एसएलआर क्या होता है, ये होता है स्टैट्यूटरी लायबिलिटी लिक्विडिटी रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो सांविधिक तरलता अनुपात इसको बोलते हैं। व्यापारिक बैंकों के एनडीटीएल क्या था, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज का कुछ प्रतिशत भाग होता है, ये भी जो बैंकों को स्वयं के पास सुरक्षित रखना होता है। ये कैश, गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सरकारी प्रतिभूति इनके रूप में रखा जाता है। ठीक है, और वर्तमान में ये 18% है। तो एसएलआर अगर ज़्यादा होगा, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो ज़्यादा होगा तो तरलता कम होगी मार्केट में, और वही हम बात करें एसएलआर कम होगा तो तरलता ज़्यादा होगी। तो ये थी हमारी आज की क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय।